Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to City Point. So, today is the last session of prepositions for us. Why? Because in the last session we completed what? We completed prepositions with transitive and intransitive verbs, है ना? तो आज के सेशन में ये जो भी एक लंबा सा सेशन है और ये ओमिशन ऑफ अ preposition हम करने वाले हैं और आज का सेशन जो है लास्ट सेशन होगा preposition का बिकॉज इसके बाद आपको कुछ और preposition में करने की जरूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस, है ना? तो आज के सेशन जो है सेकंड लास्ट आप मान सकते हो बिकॉज जो नेक्स्ट सेशन होगा दैट इज द लास्ट सेशन एंड उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे ऑन प्रपोजिशंस। ठीक है, तो जो कंसेप्ट वाइज लेक्चर है वो आज का लास्ट लेक्चर है ना? तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आई होप यू कैन सी मी एंड आई एम विजिबल टू यू एंड आई एम ऑडिबल टू यू टू, है ना? चलिए, तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ ओमिशन मतलब क्या होता है। ओमिट से बना है। ओमिशन एक नाउन है जो किससे बना है, एक वर्ब से बना है, दैट इज ओमिट। ठीक है, तुमने सुना होगा, वैसे तो ये जो है बहुत ही जाना पहचाना सा है ना? जाना पहचाना सा वर्ड है ओमिट। ओमिट एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है कि भाई जो एरर है उसको निकाल दो, ओमिट कर दो, है ना? तो इसके लिए जो स्पेसिफिक हिंदी होती है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन ओमिट ये ऐसा वर्ड है जो उस ऐसे कंसेप्ट के लिए आता है व्हेन यू हैव टू फाइंड एन एरर एंड रिमूव दैट एरर विद अ करेक्टेड वर्ड, है ना? ओमिशन ऑफ अ प्रपोजिशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर हमें पता है कि भाई वहां पे प्रपोजिशन लगी हुई है सेंटेंस के अंदर, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू दी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो हमें क्या करना है, उसकी जगह सही प्रपोजिशन को डालना है, जो गलत प्रपोजिशन है उसको रिमूव कर देना है। तो यही होता है ओमिशन ऑफ अ प्रपोजिशन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये मत सोचना केवल वो आपको इन, एट, ऑन, अमंग, बिटवीन ये सब पूछेंगे, नहीं। और भी कंसेप्ट होते हैं preposition में, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा, जो फ्रेजेस होते हैं preposition के वो भी आते हैं और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और कैसे पूछे जाएंगे आई विल बी लेटिंग यू नो अहेड। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई नो preposition। अब सब कुछ आपको है ना नो नो दिखेगा preposition से पहले, क्यों? क्योंकि हमें गलत preposition को निकालना है और अगर गलत preposition को तभी निकाल पाएंगे फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट जब हमें पता होगा कि वो preposition गलत है इन दैट स्टेटमेंट, है ना? तो इसलिए आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे नो प्रेपोजिशन के ही मिलेंगे। प्रेपोजिशन से पहले नो मिलेगा, नो मतलब वो प्रेपोजिशन वहां पे फिट नहीं हो रही है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये पहला इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, गिव मी अ मोमेंट प्लीज, थोड़ा लाइट कम है एंड अब लाइट अच्छी है। नाउ वी हैव अ गुड रिफ्लेक्शन, है ना? चलिए, नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग ट्रांजिटिव वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस। अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, बिकॉज प्रपोजिशन के बाद जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा, उसके बाद हम एक्टिव पैसिव दैट इज वॉइस के अंदर ही आएंगे। ठीक है, वो भी तुम्हारा पार्ट है तुम्हारे एग्जामिनेशन का, है ना? तो एक्टिव वॉइस का अभी ये मतलब समझो, मैंने सब्जेक्ट एक्टिव, है ना? जब सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव होता है, तब उस सेंटेंस को या स्टेटमेंट को एक्टिव बोला जाता है। ठीक है, बाकी ये अगर मैं अभी पढ़ाने बैठा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है तो इसमें लेक्चर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए सेपरेट सेशंस वुड बी देयर। ठीक है, तब तक आपको वेट करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन का मतलब क्या हो गया, कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी बिफोर द फॉलोइंग ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब यहाँ पे ना दो कीवर्ड है, एक तो है कि भाई एक्टिव वॉइस, है ना? एक ही हो गया एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस तो देखो अभी मैं नहीं समझा सकता आपको, है ना? बिकॉज इट वुड रिक्वायर अ गुड नंबर ऑफ आवर्स, है ना? बट अभी मैं बता सकता हूँ कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एक्टिव, सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, अभी के लिए ध्यान रखो। और दूसरा कीवर्ड क्या है आपका, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ये भी मैं आपको वर्ब सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है? तो दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमने पढ़ा है व्हेन दी स्टार्टेड वर्ब्स, है ना? तो उसमें शुरुआत में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स आ गया था। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है, ओवरव्यू दे दो हल्का सा कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है व्हेन अ वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब वर्ब को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल, तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। अगर उस वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आफ्टर दैट वर्ब इन अ स्टेटमेंट, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना? या बोल सकते हो नॉन इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और वो सारी ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपके सामने लिख दी है। ये सारी वो वर्ब्स हैं, अब देखने में आपको लग रहा होगा कि भाई इतनी सारी वर्ब्स क्या बता रही है, कैसे याद होंगी? वही बात है कि प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे रट्टा मारने बैठोगे तो यू विल फॉरगेट, भाई कुछ ही याद रहेगी उसके बाद भूल जाओगे। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो यूजिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तब तक ये दिमाग में नहीं घुसेगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये सारी वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको इंस्ट्रक्शन में दिया जा रहा है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है।
ठीक है, सपोज करो मैं बोलता हूं कि आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो टॉक इज अ वर्ब, टॉक इज अ वर्ब, टॉक के बाद क्या आ गया आपका, क्या आ गया, टू आ गया, दैट इज अ प्रपोजिशन। तो टॉक इज अ वर्ब जिसके बाद प्रपोजिशन टू आ सकता है, लेकिन ये सारी वो वर्ब्स हैं जिनके बाद कोई प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं आएगा। बस यही बोलना चाहता हूं मैं आपको सिंपल भाषा में। तो एक बार रीड आउट कर देता हूँ ये सभी वर्ब्स, ठीक है, सो दैट आपको पता लग जाए। ठीक है, और जब दिमाग में कोई साउंड जाती है तो वो ऑलमोस्ट याद रह जाती है ना। तो इसी के लिए तो कुछ वर्ब्स जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इनके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी चाहिए, वो है अप्रोच, डिस्कस, मैरी, ज्वाइन, कंफ्यूज, विजिट, ग्रीट, स्टॉप, स्ट्रेस, टीच, ट्रीट, नीड, ओबे, सर्व, टर्न, pose, give, take, help, use, like, lack, enter, resemble, board, order, demand, ensure, tell। ठीक है, टेल अलग है, टॉक अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, अटैक, अफेक्ट, रेजिस्ट, कॉन्टैक्ट। उसके बाद है सक्सीड, इन्वेड, कंप्राइज, अकंपनी, एस्च्यू, साइन, रीच, फ्ली, आस्क, क्लाइंब, कंसिडर, डायरेक्ट, कंट्रोल, रिजाइन, रिग्रेट। अब पता है इसके बाद मैंने आपके सामने इसके आगे वर्ब्स के बाद में रिग्रेट के बाद एटसेट्रा क्यों नहीं डाला। अगर मैं यहां तक लिखता, ठीक है, यहां तक लिखता तो उसके बाद एटसेट्रा डाल सकता था, बट व्हाट आई वांटेड कि भाई मैं चाहता था कि भाई सभी वर्ब्स जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है, यूजिंग दैट कंसेप्ट कि भाई जिनके बाद प्रपोजिशन नहीं आनी चाहिए वो मैं सभी एक साथ लिख दूं, है ना। गिव मी अ फ्यू सेकंड्स सो दैट मैं अपने फोन को साइलेंट मोड पे लगा सकूं, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड एंड आई डू नॉट वांट यू टू गेट डिस्टर्ब टू, है ना। चलिए, अब जो है बात करते हैं, दोबारा से इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये सारी वो वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है, और इन वर्ब्स के बाद यू डू नॉट हैव टू, यू मसंट यूज एनी प्रपोजिशन अहेड। तो ये जितनी भी है सारी बार बार देखोगे हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स, बिकॉज वी वर्क ऑन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि भाई वी शो एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्प्लिफिकेशन। तो पहला क्या है आपका स्टेटमेंट, ही डिस्क्राइब्ड हिज टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखो डिस्क्राइब जो है उसी एक ट्रांजिटिव वर्ब में से है, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। डिस्क्राइब मतलब डिस्क्राइब व्हाट, ठीक है। सपोज करो कि मैं बोलना चाहता हूं कि भाई आई हैव टू डिस्क्राइब समथिंग। तो मैंने समथिंग क्यों बोला, क्योंकि डिस्क्राइब एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आपको व्हाट का आंसर देना जरूरी है। मैंने डिस्क्राइब किया या मेरे को डिस्क्राइब करना है, लेकिन क्या करना है ना। तो इसलिए ये सारी वर्ब्स होती है जिनके बाद अगर आप नहीं लगाते हो कोई ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, तो ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट बना देती है। ठीक है, तो डिस्क्राइब एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव है, इसके बाद आपको प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। ठीक है, डायरेक्टली मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिखता ही डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज एजुकेशन, तो ये गलत हो गया है देखो। और ये बहुत सा क्या है, एक तरह का डाउट रहता है बच्चों के मन में वाइल स्पीकिंग एंड इन रिटन लैंग्वेज टू, कि भाई ये यूज कर लेते हैं डिस्क्राइब के बाद कोई प्रपोजिशन और मोस्ट लाइकली अबाउट का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है गलत हो गया है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया है। ठीक है, तो आपको कुछ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो आपसे पास्ट, आपके पास्ट से आती हो रही है, मतलब दिमाग में आती रह रही है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप पाल रहे हो शुरुआत से, ठीक है, उसको भी साथ साथ आपको हटाना है। ठीक है, तो डिस्क्राइब के बाद कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे ही गेव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज एजुकेशन, यहाँ पे ही सही कर दिया है, यहाँ पे मैंने अबाउट का यूज कर दिया है किसके बाद, डिस्क्राइब के बाद, जो कि सही हो गया है। अब यहाँ पे सही क्यों हो गया, मैंने आपको बताया था डिस्क्राइब के बाद आपको कोई वर्ब का यूज, सॉरी प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे अबाउट का यूज कर दिया है ना। फिर भी ये सेंटेंस सही हो गया है, क्यों सही हो गया है, क्योंकि एक्चुअली में ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब नहीं है। डिस्क्रिप्शन क्या एक तरह का नाउन है और डिस्क्राइब क्या एक तरह का वर्ब है। मैंने ये जो रूल बताया आपको, ये वर्ब के लिए बताया, किसके लिए बताया, वर्ब के लिए बताया। ठीक है, तो आपको वर्ब अगर उसका कोई नाउन फॉर्म है उसके बाद आप प्रपोजिशन का यूज कर सकते हो, लाइक डिस्क्रिप्शन। लेकिन डिस्क्राइब की तरह अगर ये वर्ब, सॉरी वर्ब की तरह अगर ये सारी वर्ब यूज हो रही हैं, ठीक है, वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो आपको यूज नहीं करना है। ऊपर वाला सेंटेंस गलत हो गया ये वाला, बिकॉज यहाँ पे डिस्क्राइब एज अ वर्ब यूज हो रहा था, उसके बाद प्रपोजिशन अबाउट यूज हो रही थी, है ना। तो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी डिस्कस्ड द मैटर इन डिटेल, ये सही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ डिस्कस्ड, वी डिस्कस्ड ऑन द मैटर इन डिटेल, ये गलत हो गया, क्योंकि डिस्कस एक वर्ब है और डिस्कस के बाद आपको नहीं लगाना है प्रपोजिशन ऑन। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना कि भाई हमने उस मैटर के ऊपर बात की, तो
ऊपर के लिए या पर के लिए हम preposition on का यूज करते हैं, है ना? तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि डिस्कस के बाद on सूट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में गलत है। आपको सिंपल से बोलना है डिस्कस के बाद कोई preposition नहीं आनी है। वी डिस्कस्ड द मैटर इन डिटेल। ठीक है, उसके बाद है आपका वी हैड अ डिस्कशन ऑन द मैटर इन डिटेल। सेम है ये उसी की तरह, इसकी तरह कि भाई ये सही हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नाउन फॉर्म था डिस्क्राइब का, यहाँ पे डिस्कशन जो है नाउन फॉर्म है डिस्कस का। तो जो भी रूल है ये अप्लाई होता है केवल वर्ब फॉर्म पे ऑफ दैट वर्ड। ठीक है, सो वी हैड अ डिस्कशन ऑन द मैटर इन डिटेल, ये सही हो गया है। समझ में आ गया होगा आई होप। आगे बढ़े। उसके बाद है आर्थर एंटर्ड इनटू द क्लास, गलत हो गया। एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आपको नहीं लगानी कोई भी प्रपोजिशन, तो ये गलत हो गया है। तो व्हाट आई हैव टू से आर्थर एंटर्ड द क्लास होगा, नो प्रपोजिशन एट ऑल। ठीक है, लेकिन हम बोल सकते हैं ऐसे, ये दो स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए जो है एग्जामिनर दे देगा तुमको तुम्हारे एग्जाम में, और तुम्हें लगेगा कि भाई एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आनी चाहिए, तो इस तरह की स्टेटमेंट को गलत कर देते हो। एंटर के बाद अगर अग्रीमेंट आता है या डिस्कशन आता है तो उससे पहले प्रपोजिशन इनटू लग जाता है। एक्चुअली में वहां पे एंटर फिजिकली एंटर नहीं हो रहा है। ठीक है, इस एंटर का मतलब फिजिकली एंटर होना नहीं है। हाँ, लाइक ओवर हियर, यहाँ पे जो एंटर द क्लास है वहां पे फिजिकली एंटर है क्लास के अंदर, उसका मतलब ये हो गया कि खुद तुम एंटर कर रहे हो, जा रहे हो क्लास के अंदर, इसलिए वहां पे प्रपोजिशन ऑन या प्रपोजिशन इनटू कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एंटर है वो एग्रीमेंट के लिए है, जो फिजिकली आपकी मूवमेंट को नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट सही है, ऐसे बोला जाता है, ध्यान रखना। या एंटर्ड इनटू अ डिस्कशन भी सही है। ठीक है, आई होप रीजन एंड क्लैरिफिकेशन दोनों आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ेंगे। जॉन मैरिड टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। मैंने आपको बताया था कि भाई मैरी एक ऐसी क्या है, हाँ, मैरी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करोगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, मैरी जब एक्टिव वॉइस में यूज करी जाती है तो उसमें आप प्रपोजिशन लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। नहीं लगाओगे तो ठीक है, लेकिन अगर प्रपोजिशन लगाओगे तो केवल एक ही प्रपोजिशन लगाओगे, दैट इज। ठीक है, तो मैरी के बारे में आप एक्सेप्शन ध्यान रखोगे कि मैरी जो है एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आप प्रपोजिशन लगा सकते हो एक्टिव वॉइस में, जो कि है टू। लेकिन अगर प्रपोजिशन टू के अलावा कोई और प्रपोजिशन लगाने की आप कोशिश करते हो लाइक विद, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने उसके साथ शादी करी तो विद लगा देता हूँ, क्योंकि विद की हिंदी होती है साथ, आई मैरिड विद हिम, गलत हो गया। ठीक है, मैरी के बाद एक्टिव वॉइस में केवल, मैं तो प्रपोजिशन लगाओ मत, लगा रहे हो तो प्रपोजिशन टू लगाओ केवल। ठीक है, हाँ, पैसिव वॉइस में तो लगता ही है। ठीक है, पैसिव वॉइस का एग्जांपल देखो, ये रहा तुम्हारे सामने, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि जितनी वर्ब्स हैं इनके साथ प्रपोजिशन नहीं लगेगी जब ये एक्टिव वॉइस में होंगे, लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में होते हैं तो इनके साथ प्रपोजिशन आना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको पैसिव वॉइस का भी, किसका, किस वर्ब के साथ, मैरी के साथ। जॉन वॉज मैरिड टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जॉन जो है, जॉन की शादी कराई गई उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड से। ठीक है, बचपन की दोस्त से। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रपोजिशन टू आ सकता है। तो पैसिव वॉइस में आप लगा सकते हो प्रपोजिशन, एक्टिव वॉइस में नहीं लगाना है आपको। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव होता है। अब यहाँ पे जॉन पैसिव वॉइस में है ना, तो जॉन एक्टिव नहीं है। जॉन खुद शादी नहीं कर रहा है, उसकी शादी कराई गई। ठीक है, तो एक्चुअली में जॉन के ऊपर काम हुआ, जॉन इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। ठीक है, एंड ही इज नॉट एक्टिव, तो इस तरीके से समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और भी अपने पास एग्जांपल्स, समझना जरूरी है सभी एग्जांपल्स को। ही लैक्स इन कॉमन सेंस, गलत हो गया। मैंने आपको बताया था कि लैक भी एक ऐसी क्या है, वर्ब है जिसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगनी चाहिए। तो ही लैक्स इन कॉमन सेंस गलत हो गया है, तो ही लैक्स कॉमन सेंस होगा। लैक का मतलब समझ में आता है ना कि भाई कुछ ना होना, शॉर्टेज या डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, है ना, तो उसके पास नहीं है क्या, कॉमन सेंस। ही इज लैकिंग इन कॉमन सेंस। अब यहाँ पे लैकिंग के बाद तो आ गया है आपका इन। ठीक है, ये कैसे हो गया है, ये कैसे हो गया है, ये इसलिए हो गया है क्योंकि लैकिंग जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप ऐसे यूज कर सकते हो कोई भी preposition को। लेकिन अगर आप सिंपल वर्ब का यूज कर रहे हो, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हो या पास्ट में यूज कर रहे हो तो नहीं यूज करोगे। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद, जिनके बाद आ जाता है क्या, preposition। उसके बाद अ लैक ऑफ कॉमन सेंस इज अ डिसएडवांटेज, तो ये भी सही हो गया है। अब ये इसलिए सही हो गया है क्योंकि यहाँ पे है ना अ लैक है, देखो अ लैक का मतलब क्या हो गया, वहां पे लैक वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, वहां पे लैक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए।
उसके बाद है इन एडिशन टू दिस, कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनके बाद आप प्रपोजिशन लगाओ या मत लगाओ, दोनों ही सेंटेंस सही होते हैं। ठीक है, जैसे क्लाइंब अ ट्री भी सही है, क्लाइंब अप अ ट्री दोनों सही है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो वो सारी वर्ब्स बार बार एग्जांपल्स देखोगे तो ही फिट बैठेगी दिमाग में, नहीं तो भूल जाओगे, धीरे धीरे रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नो preposition is used before the indirect objects are placed with the following verbs। देखो, ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है, इसके एग्जांपल्स अपने पास हैं। ठीक है, इसको सीधा हम वर्ब को एक बार मैं रीड आउट कर देता हूं, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू आई विल बी टेलिंग यू दी मीनिंग कि भाई ये इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी रिगार्डिंग दिस दीज वर्ब्स। ठीक है, तो ब्रिंग, गिव, प्रॉमिस, लेंड, सेल, लीव, शो, टेक, हैंड, टेल, फेच, और सेंड, रीड, सेंड दोबारा आ गया, सिंग, गेट, आस्क, ऑफर, फाइंड, कॉस्ट। तो ये सारी वो वर्ब्स है। ठीक है, अब इनके रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन है वो ये कह रहा है कि भाई इनके बाद अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो बीच में preposition नहीं आएगी। ये बच्चे वाली बात है, बाकी फिर भी डालना जरूरी था, आपको पता रहेगा, बिकॉज आप अगर इंग्लिश शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता रहेगा कि भाई हम जो है वर्ब्स के एग्जैक्टली बाद preposition का यूज नहीं करते अगर उसके बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, वो आंसर करता है whom का। किसका आंसर करेगा, whom का, है ना। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, अभी भी समझ नहीं आया तो अब आ जाएगा। हिज ग्रैंडफादर लेफ्ट हिम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहले सेंटेंस क्या कह रहा है। ग्रैंडफादर ने उसके लिए, ठीक है, क्या छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दी। तो सबसे पहले हम वर्ब की बात करेंगे, ये वर्ब उसी में से है जो हमने पहले देखी, पिछले स्लाइड में देखी। अब बोला जाता है कि अगर इस वर्ब के बाद डायरेक्टली बाद क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ये आ गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, कि भाई प्रॉपर्टी किसको दी, किसको दी, किसको दी, हुम, है ना, किसको दी, उसको दी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब के एग्जैक्टली बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो बीच में आप नहीं डालोगे कोई भी प्रेप, अगर डालते हो गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको preposition डालनी ही है तो उसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दो, ऐसे कर सकते हो, हिज ग्रैंडफादर लेफ्ट प्रॉपर्टी टू हिम, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको सेंटेंस को ऐसे लिखते, कैसे लिखते, ऐसे लिखते, हिज ग्रैंडफादर लेफ्ट टू हिम प्रॉपर्टी, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है, यानी कि इन वर्ब्स के बाद, ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले preposition का यूज होता है, होती हैं कुछ। लेकिन ये सारी वो वर्ब्स है, ठीक है, ये सारी वो वर्ब्स है जिनके बाद नहीं आएगा बिल्कुल भी। इनके बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो बीच में नहीं डालोगे आप कोई भी preposition। ठीक है, जैसे अगर आपको एग्जांपल बताऊं कि भाई जिसके एग्जैक्टली बाद, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो बीच में पहले preposition आएगी टेल। अरे यार, ये मैं इसमें फंस जाता हूँ बस कलर्स में। टेल, ठीक है, टेल इनमें से नहीं मिलेगी तुमको। ठीक है, अब मैंने बताया कि इनके बाद अगर आपको दिखता है कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बीच में preposition मत डालो। लेकिन टेल एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता तो बीच में क्या आएगा, आपका preposition आएगा, लाइक आई टोल्ड, नहीं टेल नहीं है वो, सॉरी टेल नहीं है, माय बैड, से होगा। ठीक है, से होगा। तो एक सेकंड मैं इसको कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, से एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आई सेड टू हिम अबाउट, अबाउट एनीथिंग, है ना। तो यहाँ पे देखो, सेड किसकी फॉर्म है, से की है, तो यहाँ पे क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बीच में आ गया आपका preposition। बीच में क्या आ गया आपका preposition, देखो टेल यहाँ है ना, उल्टा बोल दिया था मैंने, कभी कभार हो जाता है ना, कभी कभार हो जाता है। तो टेल के बाद अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो preposition नहीं यूज करोगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी से एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो पहले आएगा आपका क्या, preposition। यही बातें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, आई होप अब बहुत ही इलैबोरेटिव मैनर में समझाया, समझ में आ गया होगा। लास्ट के दो सेंटेंस देख लेते हैं। विल यू सिंग मी अ सॉन्ग, ये भी सही है ना, विल यू सिंग मी अ सॉन्ग ये भी सही है, और विल यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी ये भी सही है। लेकिन अगर मैं लिखता विल यू सिंग फॉर, ये फॉर आएगा, फॉर मी अ सॉन्ग, ये गलत हो जाता। विल यू सिंग फॉर मी अ सॉन्ग ये गलत हो जाता। ठीक है, यानी कि वर्ब के बाद आपको इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले preposition का यूज नहीं करना है। इन ये दो सेंटेंस सही है ना, ये दोनों सेंटेंस सही है। इस तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाते हैं।
अब है preposition is used with special reference to the placement of direct and indirect objects when used with the following verbs। देखो ये वैसे है ना, आपको ये मैंने सारी verbs लिख दी हैं, लेकिन मैंने ज्यादातर ये वाली verb देखी है, ये देखी है और ये देखी है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, मतलब इसके बेस पे जो इंस्ट्रक्शन है, इसके बेस पे जब क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने एक ये वर्ब देखी है और एक ये वर्ब देखी है एग्जाम में आते हुए। ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि पर इनके बाद, ये जो वर्ब्स है, इनके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट आएगा और इनडायरेक्ट भी आएगा, तो अपने हिसाब से आपको क्या करना है, प्रपोजिशन लगानी है जो रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए अलग प्रपोजिशन का यूज होगा इनके बाद, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए अलग प्रपोजिशन का यूज होगा इनके बाद। तो मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूँ, प्रोवाइड देखा है और प्रेजेंट देखा है, ये सप्लाई फर्निश और इंटरेस्ट नहीं देखा है आते हुए। फिर भी या मैंने डाल दिया है ताकि अगर आगे के लिए, वही तो बात है कि मतलब को छोड़ना कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या मैं समझाना चाहता हूँ। हिज फादर प्रोवाइडेड हिम कैश, हिज फादर प्रोवाइडेड हिम कैश। अब यहाँ पे प्रोवाइड है, ठीक है, प्रोवाइड एक वर्ब है। ठीक है, अब आपको देखो कि यहाँ पे कितने आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैं बताता हूँ आई से, आई ओ। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बोला जाता है कि अगर इन वर्ब्स के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको इनके बाद प्रपोजिशन का यूज करना है, रेस्पेक्टिव प्रपोजिशन। जैसे ये गलत हो गया सेंटेंस क्योंकि मैंने प्रपोजिशन का यूज नहीं किया, पहला सेंटेंस इसलिए गलत हो गया क्योंकि प्रपोजिशन का यूज नहीं किया। ये कैसे बनना चाहिए था, हिज फादर प्रोवाइडेड हिम विद कैश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगाओगे आप प्रपोजिशन विद, या अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रपोजिशन लगानी है तो क्या लगाओगे, टू। ठीक है, हिज फादर प्रोवाइडेड कैश टू हिम। इस तरीके से आई होप आप समझ में आ गया होगा कि मतलब अगर आप इन वर्ब्स को विदाउट प्रपोजिशन यूज करते हो बिफोर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट से पहले आप प्रपोजिशन नहीं लगा सकते, एक ऑब्जेक्ट से पहले आपको रेस्पेक्टिव प्रपोजिशन लगानी है जो सूट करती है उस ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अगर आप विदाउट एनी प्रपोजिशन इन वर्ब्स को लिखते हो, ठीक है, बिफोर दी ऑब्जेक्ट्स, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई, मैं आपको सेंटेंस छोटा सा बनाता हूँ कि भाई मुझे पानी दो, तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ प्रोवाइड मी वाटर, गलत हो गया क्योंकि प्रोवाइड के बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मी और वाटर। तो मुझे कैसे बोलना चाहिए, प्रोवाइड वाटर टू मी, इस तरीके से, या प्रोवाइड प्रोवाइड मी विद वाटर। ठीक है, तो यानी कि आपको किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ प्रपोजिशन लगाना बहुत जरूरी है इन वर्ब्स के सामने, साथ आई मीन। ठीक है, आई होप ये स्लाइड विद इंस्ट्रक्शन भी क्लियर है आपको। आगे बढ़ जाते हैं। अब है prepositions should be used correctly with the following verbs in relation to objects। सिंपल सी बात है, ये कुछ वर्ब्स है आपके सामने, रट्टा मार लेना कि इन वर्ब्स के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है। कुछ फिक्स प्रपोजिशन मैं आपको बताई थी कि कुछ फिक्स प्रपोजिशन होती है कुछ वर्ब्स की। ठीक है, जैसे इन एडिशन के बाद टू आता है, एडिक्टेड के बाद टू आता है, इन कॉन्सिक्वेंस के साथ टू आता है, टू टू के बहुत हो गए, रॉब के साथ ऑफ आता है, और इन अकॉर्डेंस के बाद विद आता है ना। तो कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है कुछ वर्ड्स के साथ, तो आपको याद रखनी है। ऐसे ही इन वर्ब्स के साथ भी कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन है, वो याद रखो। एंड हाउ आई टोल्ड यू, I explained the questions, sorry, statements in front of you to make you explain, to make you understand these verbs। जैसे rob a person of something, rob को मतलब समझ में आता है ना, robbery से बना है ये वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे rob के साथ आपको क्या दिखेगा, ऑफ दिखेगा। ठीक है, रॉब अ पर्सन ऑफ समथिंग। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है कैसे यूज होगा, कहाँ प्रपोजिशन फिट होगी। इन्फॉर्म समथिंग ऑफ समथिंग, वैसे यहाँ पे समथिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे somebody होना चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग, कहते हैं ना, इन ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ दिस थिंग। ठीक है, उसने मेरे को इन्फॉर्म किया, तो इन्फॉर्म के बाद समबडी, ही इन्फॉर्म्ड, सॉरी, इन्फॉर्म्ड समबडी ऑफ समथिंग। ठीक है, इन्फॉर्म के साथ भी ऑफ आता है। उसके बाद है एक्सप्लेन समथिंग टू अ पर्सन। एक्सप्लेन एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद टू आता है। मैंने बहुत बार देखा है कुछ लोगों को यूज करते हो कि एक्सप्लेन, कहते हैं कि भाई मुझे एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन मी, गलत हो गया। एक्सप्लेन के बाद टू आता है फिर मी आएगा। ठीक है, अगर आप पर्सन का यूज कर रहे हो वहां पे तो। ठीक है, एक्सप्लेन टू मी होता है ना कि एक्सप्लेन मी। फाइन समवन, फाइन के बाद कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है, जस्ट फाइन। ठीक है, रेकमेंड, सजेस्ट और प्रपोज। ठीक है, अगर ये सारी वर्ब्स आती है तो इनके बाद somebody, उसके बाद टू आता है। ठीक है, प्रपोज के बाद बहुत कम लोगों को पता रहता है कि भाई टू आता है। कुछ मतलब मैंने बोलना चाहूंगा कि मतलब प्रपोजिशन का यूज है ना, ऐसा होता है, बहुत माइनर होते हैं, माइनर माइनर डिटेल्स होती है जो लोग भूल जाते हैं बोलना वाइल स्पीकिंग, या यूज करना भी। ठीक है, तो मैंने
देखा है कि भाई कहते हैं ना कोई लड़की बोलती है ही प्रपोज्ड मी, या लड़का बोलता है शी प्रपोज्ड मी, वो गलत हो गया है ना। प्रपोज एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आप पहले प्रपोजिशन टू लगाओगे, बाद में आई मीन उसके बाद आप बोलोगे। जैसे कैसे बनेगा, ही प्रपोज टू मी या शी प्रपोज टू मी, यही सजेस्टेड टू मी, यही सजेस्टेड टू यू, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रपोजिशन का यूज है ना इतना माइनर होता है व्हाइल स्पीकिंग इन डिटेल, तो भूल जाते हैं लोग यूज करना, पर एरर तो एरर है ना। ठीक है, तो इसलिए ना ये आपको कंपैरेटिव एग्जाम में इग्नोर नहीं करनी है बातें, एक एक बातें आपको ध्यान रखनी है फॉर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्या कहता है, नो preposition इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब बट कैन बी यूज्ड व्हेन दे आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन। इतना बड़ा क्या कह दिया इसने, इसने ये कह दिया है, सिंपल सी बात है, ये वर्ब्स है। अगेन आपको वर्ब्स बहुत सारी याद करनी पड़ेगी, जब भी मैंने preposition को वर्ब के बाद में कराया है। preposition सबका सीक्वेंस होता है, preposition को मैं पहले भी करा सकता था, लेकिन why preposition is taken place after verb, क्योंकि वर्ब को बहुत सारी वर्ब्स जब याद कर लोगे तब जाके preposition पे आओगे, क्योंकि preposition रिलेट करती है वर्ब्स के साथ। बहुत सारी वर्ब्स है जिनके साथ फिक्स्ड preposition का यूज होता है, तब जब तक वर्ब याद नहीं होगी preposition कैसे याद हो सकती है। सो दिस इज नथिंग, है ना। चलिए अब देखते हैं एग्जामिन। एग्जामिन एक ऐसी वर्ब है, इवेलुएट, एक्सप्रेस, मैरी, आंसर, मैरी दोबारा आ गया, बोला था ना एक्सेप्शन होता है मैरी में। क्लाइम, और क्लाइम भी आगे, क्लाइम में एक्सेप्शन होता है, इट इज क्लाइम नॉट क्लाइम। ठीक है, अप्रोच, एटसेट्रा लिख दिया, मतलब इतना कर लोगे बहुत है। ठीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम में भी मैंने तुम्हारे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा वर्ब्स नहीं देखी है। ठीक, और सब कुछ भी नहीं किया करा जा सकता, है ना। जो सब कुछ करता है वो एक तरीके से मूर्ख ही होता है ना। तो देखो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ये वर्ब्स यूज करते हो तुम एज अ वर्ब ओनली, ठीक है, अगर ये सारे वर्ड्स वर्ब की तरह यूज करोगे तो कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है इनके आगे। लेकिन अगर ये वर्ब्स यूज करते हो एज अ नाउन, इनका नाउन फॉर्म यूज करते हो तो आपको प्रपोजिशन यूज करनी है। जैसे यू डिड नॉट आंसर टू माई क्वेश्चन, गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आंसर एज अ वर्ब का यूज किया गया है, तो वर्ब के यूज कर दिया एज अ वर्ब, तो प्रपोजिशन टू गलत हो गई है। अगर इस आंसर को मैं एज अ नाउन यूज करूंगा तो प्रपोजिशन का यूज करूंगा। जैसे अच्छा, यहाँ पे पहले सही करके बता दिया है कि भाई यू डिड नॉट आंसर माय क्वेश्चन, ये ऐसे बनेगा क्योंकि यहाँ पे आंसर वर्ब है। लेकिन अब नीचे वाला देखते हैं, यू डिड नॉट गिव एन आंसर टू माय क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर के बाद टू इसलिए लग गया है क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन से पहले ही आर्टिकल आता है, यहाँ पे कौन सी वर्ब है, गिव, है ना। तो इंस्टेड ऑफ आंसर एज अ वर्ब, गिव को वर्ब की तरह काम करवा लिया, है ना। गिव से वर्ब की तरह ऐसा काम करवा लिया, और आंसर को एज अ नाउन यूज कर लिया है। तो इस तरीके से यू हैव टू यूज। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, विलेजर्स अप्रोच द मिनिस्टर। ठीक है, तो अप्रोच भी एक ऐसी क्या है, वर्ब है, जो वर्ब की तरह यूज करोगे, प्रेपरेशन का यूज नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन अगर अप्रोच को आप एज अ नाउन यूज करते हो तो लगा दो प्रेपरेशन। ठीक है, विलेजर्स मेड एन अप्रोच टू द मिनिस्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका prepositions on, at and in are not used before the following words when they are used with the time expressions। ये जितने ही वर्ड्स हैं ना आपने पहले देखे होंगे लाइफ में बहुत बार। ठीक है, बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, बहुत बेसिक, बस इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता है कि कौन से वर्ड से कैसे यूज होते हैं। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जब आप इन वर्ड्स को टाइम के लिए यूज करोगे, टू डिनोट अ टाइम। ठीक है, तो आपको इनके साथ कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है। लाइक आई सॉ हिम ऑन, रुक जाओ पहले ये देख लेते हैं क्योंकि मैंने ये बोल दिया है ना, आई सॉ हिम ऑन लास्ट मंडे, गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट है और लास्ट यहां से निकाला है मैंने, तो लास्ट से पहले कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मंडे एज अ टाइम का यूज कर रहा हूं। ये कैसे बनना चाहिए, आई सॉ हिम लास्ट मंडे, तो इन वर्ड से पहले प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है। एप्पल्स आर मोर प्लेंटिफुल इन दिस ईयर, गलत हो गया। ठीक है, एप्पल्स आर मोर प्लेंटिफुल दिस ईयर। ठीक है, तो दिस से पहले भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करोगे जब आप टाइम की बात कर रहे हो तो। कम ऑन एनी डे यू लाइक, ये भी गलत हो गया। ठीक है, कम एनी डे यू लाइक, तो एनी के साथ डे आ रहा है यानी कि टाइम की इंडिकेशन है, तो एनी के साथ भी कोई वर्ड, सॉरी कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करोगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जांपल्स वी हैव, यू विल हैव लेक्चर्स ऑन एवरी ट्यूसडे, गलत हो गया। एवरी से पहले कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करना बिकॉज ट्यूसडे इज इंडिकेटिंग टाइम ना, तो यू विल हैव लेक्चर्स एवरी ट्यूसडे। ही विल विजिट ऑन द डे आफ्टर टुमारो, ये भी गलत हो गया। कैसे बनेगा, ही विल विजिट द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, उसके बाद है वी विल मीट ऑन समडे, ये भी गलत हो गया, वी विल मीट समडे। ठीक है, तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके बाद अगर आता है टाइम
ठीक है, तो नेवर यूज, नेवर एवर यूज, डू नेवर यूज एनी प्रेप। चलिए उसके बाद है, हाँ ये एक तरह का सेंटेंस है जो मैंने आपको एडजेक्टिव में भी करवाया होगा। ठीक है, क्या है कि मतलब जब आप कोई भी एडजेक्टिव का यूज कर लेते हो, बेसिकली जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होती हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उनका यूज कर लेते हो टाइम के बाद, तो आप प्रेपोजिशन लगा सकते हो। जैसे आई सॉ हिम ऑन मंडे लास्ट, तो ये सही हो गया है। बट इसको मैं ऐसा अगर ऐसे लिखता ना, आई सॉ हिम ऑन द लास्ट मंडे, मंडे यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि ब्लैक है ठीक है, वो क्या कहते हैं, स्लाइड ही ऐसी बनाई है मैंने, तो क्या है एक्लिप्स दिखा रहा है ना, तो आई सॉ हिम ऑन द लास्ट मंडे, तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको ये जितने भी लास्ट, नेक्स्ट, सुपरलेटिव वर्ड्स है, इनसे पहले प्रपोजिशन का यूज करना है विद टाइम, तो आप उनको बाद में लिखो। देखो यहाँ पे लास्ट बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट बाद में लिखा हुआ है, ये तरीका है प्रपोजिशन यूज करने का। ठीक है, ये रीजन होता है। तो अगर आप ऐसे लिखते हो सिंपल वे में, आई सॉ हिम ऑन द लास्ट मंडे, गलत हो गया। तो अगर लगाना ही है तो इन लास्ट को और नेक्स्ट को बाद में लगा दो। वी विल मीट हिम जनवरी नेक्स्ट, वी विल मीट हिम जनवरी इन जनवरी नेक्स्ट, तो इस तरीके से। और हम ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमें वेट फॉर अ मिनट, हमें बोलना चाहिए वेट अ मिनट। वेट फॉर अ मिनट गलत होता है, इस बात को ध्यान रखना, बिकॉज हो सकता है कि आप ये ऐसा सेंटेंस यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में। वेट फॉर अ मिनट इज रॉन्ग टू से, कैसे बनेगा वेट अ मिनट। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी डेली लाइफ में भी काम आ जाएगी इफ यू टेक रेगुलर लेक्चर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है prepositions on, at, in कैन नॉट बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि preposition कौन कौन सी, preposition ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मैं सभी preposition के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक preposition की बात कर रहा हूँ, on, at और in, इनके साथ यूज नहीं होगा। बाकी अगर कोई और prepositions का यूज रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हो, किसके साथ, टुडे के साथ, टुमारो और यस्टरडे, इनसे पहले आप ये तीनों preposition का यूज नहीं करोगे। लाइक शी विल फोन मी ऑन टुमारो, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि टुमारो से पहले आप preposition ऑन यूज नहीं करोगे। ठीक है, शी विल फोन मी टुमारो होगा। वेयर डिड यू सी मी एट यस्टरडे, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऐसे बनेगा वेयर डिड यू सी मी यस्टरडे। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद और भी है अपने पास मटेरियल स्टफ। सिमिलरली preps कैन नॉट बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, सिमिलरली मतलब कि भाई ऐसे ही कोई भी preposition मतलब ऑन, एट, इन, आप इनसे पहले भी यूज नहीं करोगे। वो तो सिंपल मैंने आपको बता दिया, टुमारो, टुडे, ऐसे भी तो टाइमिंग दिखाते हैं हम, है ना, ये भी टाइम का ही पार्ट है ना, ये भी वर्ड्स डिनोट कर रहे हैं टाइम को। तो इनसे पहले भी आप एट, ऑन, इन यूज नहीं करोगे। ठीक है, यस्टरडे इवनिंग, टुमारो इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, अ वीक अगो, गलत। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़े। उसके बाद है मोर ओवर, द नाउन्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आर प्लेस्ड आफ्टर यस्टरडे, टुमारो एंड नॉट आफ्टर टुडे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि, एक सेकेंड ये बार बार चेंज करना पड़ेगा, पिंक ले लेता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, ऐसे नाउन्स हैं जो जो यस्टरडे के लिए आ सकते हैं और टुमारो के साथ आ सकते हैं, यस्टरडे और टुमारो के साथ आ सकते हैं, लेकिन टुडे के साथ नहीं आएंगे। एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, देख लेते हैं। ये सारे इनकरेक्ट हैं, इनको मैंने करेक्ट करके ऐसे लिख दिया है। टुडे इवनिंग हो गया गलत, टुडे इवनिंग हो गया गलत, इवनिंग के साथ टुडे नहीं आता। ठीक है, ऐसे ही आपका यस्टरडे के साथ टुडे नहीं आता। ठीक है, और टुमारो के साथ भी टुडे नहीं आ सकता। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, दिस इवनिंग, टुडे मॉर्निंग गलत हो गया, दिस मॉर्निंग, टुडे आफ्टरनून गलत हो गया, दिस आफ्टरनून, लास्ट इवनिंग गलत हो गया है, यस्टरडे इवनिंग होता है। ठीक है, तो इसको ना रट्टा मार लो दिमाग में, लास्ट इवनिंग नहीं होता, लास्ट नाइट हो सकता है, लेकिन लास्ट इवनिंग नहीं हो सकता, यस्टरडे इवनिंग होता है। ठीक है, यानी कि कल की शाम को मैं लास्ट इवनिंग नहीं को बोलूंगा, कल की शाम को मैं यस्टरडे इवनिंग बोलूंगा। ठीक है, अब और कुछ भी और भी कुछ है। टुमारो नाइट गलत हो गया, टुमारो नाइट भी नहीं बोलते हैं हम। ठीक है, टुमारो नाइट भी बोलना, अच्छा सही तो है, मैंने क्या बोलो गलत, सॉरी, गलत, सही है, सही है, सही है, मैं भी कंफ्यूज हो गया यार, टुमारो नाइट तो बोलते हैं। ठीक है, टुमारो नाइट बोलते हैं लेकिन टुडे नाइट नहीं बोलते। हाँ, आई गॉट पजल्ड इन बिटवीन। ठीक है, टुडे नाइट नहीं बोलते हैं, टुडे नाइट की जगह हम टुनाइट बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, टुमारो नाइट बोल सकते हैं, यस्टरडे नाइट नहीं होता है। ठीक है, यस्टरडे इवनिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन यस्टरडे नाइट नहीं होता। ठीक है, लास्ट नाइट होता है, लास्ट नाइट। ठीक है, यानी कि कल की रात, पिछली रात, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग नहीं होगा, यस्टरडे इवनिंग होगा। ठीक है, ये बता ही दिया, यस्टरडे इवनिंग होता है। टुडे नाइट गलत हो गया, टुनाइट होता है।
ठीक है, टुडे नाइट भी कुछ नहीं होता है, टू नाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जो आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप स्पीकिंग क्लासेस लेने जाते हैं तो छोटी छोटी बात ही सिखाई जाती है, जो कि मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू समझा रहा हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नो preposition इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ड होम। होम आ गया अब। ठीक है, होम एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो नाउन की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, वाइल बिकॉज इसके साथ है ना कुछ रूल्स एसोसिएटेड है। इस वर्ड के साथ छोटा सा वर्ड है होम, लेकिन इसके साथ कुछ रूल्स एसोसिएटेड है, वही देखने हैं। एक हल्की सी preposition की मिस्टेक गलत करवा सकती है तुम्हारा एक नंबर, है ना। एंड यू कैन लूज वन मार्क इफ यू डू नॉट नो द पर्टिकुलर रूल विद एसोसिएटेड विद दैट वर्ड होम। हाँ, एक मार्क लूज कर सकते हो। चलो, नो preposition इज यूज्ड बिफोर द वर्ड होम व्हेन इट इज प्रेसिडेड बाय द फॉलोइंग वर्ब्स। तो ध्यान रखना, अगर होम, जो कि प्यारा सा ये वर्ड है, एवरीबॉडी लाइक्स दिस वर्ड होम, ठीक है, इसके साथ अगर कम, गो, अराइव, गेट, सेंड, टेक और रीच, ठीक है, ये वर्ब्स आ जाती है इस होम वर्ड से पहले। ठीक है, तो आपको कोई preposition का यूज नहीं करना है। जैसे जॉर्ज गोज होम एवरी संडे, गलत हो गया। ठीक है, जॉर्ज गोज टू होम एवरी संडे, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि होम से पहले मैंने टू लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोज है, तो वर्ब आने जाने। ठीक है, कुछ वर्ब्स हैं जो आने जाने की बात करते हैं होम के लिए। तो अगर आप कहते हो कि भाई आई एम गोइंग टू होम, गलत हो गया, आई एम गोइंग होम होगा। ठीक है, जॉर्ज गोज होम एवरी संडे होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत काम की है। ही वेंट टू होम बाय बस, ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि वही फॉर्म है गो की, है ना। तो वर्ब्स ध्यान रखोगे, वही है आने जाने के लिए, सेंड, टेक, रीच। ठीक है, तो सिमिलर सिमिलर वर्ब्स है, समझ में आ जाएगी एक बार में, मेरे को तो आ गई थी एक बार में, याद हो गई थी। तो ही वेंट होम बाय बस होगा। ठीक है, रीजन जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, छोड़ो। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखो कि आपको कैसे यूज करना है रूल को। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है हाउ एवर इफ पॉजिटिव केस ऑफ एन एडजेक्टिव और नाउन इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ड होम, ठीक है, वी कैन यूज अ preposition टू। मतलब देखो, पॉजिटिव केस के बारे में ध्यान रखोगे। पॉजिटिव केस क्या होता है? ठीक है, पॉजिटिव केस मतलब जो पोजेशन बताता है, जैसे इट्स हो गया, है ना, हिज हो गया, हर हो गया, माई हो गया, देयर हो गया। अगर ये वर्ड आपको दिखे किससे पहले? होम वर्ड से पहले। किससे पहले? कहा गया वर्ड होम से पहले। ये अगर वर्ड दिख जाते हैं तो आप preposition लगा सकते हो। जैसे ही वेंट टू हिज होम ऑन संडे, यहाँ पे होम से पहले टू क्यों लग गया? वर्ब वही है, वेंट वाली। इस वाले केस में, है ना, इस वाले एग्जांपल में वेंट थी, ठीक है, होम लगा के, होम से पहले टू preposition लगा के गलत कर दिया था। लेकिन वहां पे भी तो वेंट ही है, यहाँ पे भी तो वेंट ही है, आगे कर दिया ना मैंने, हाँ, ये भी वेंट है, लेकिन यहाँ पे preposition टू लगा दिया है, फिर भी ये सेंटेंस सही हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिज लगा हुआ है। यानी कि सारा जो मैटर है वो पॉजिटिव केस का है। अगर होम से पहले आप कोई भी ये वर्ड लगा देते हो तो आप preposition का यूज कर सकते हो। अब ये जानने की कोशिश मत करना क्यों, क्यों, क्यों। ठीक है, ये साउंड सुनने की कोशिश मत करना, बस याद रखना कि भाई ऐसा होता है। ठीक है, रूल इज अ रूल, यू कैन नॉट व्हाट आस्क फॉर रीजन। ठीक है, फॉर सम रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे यूज करना है। उसके बाद है वी डिसाइडेड टू गो टू फ्रेड्स न्यू बंगलो, ये सही हो गया है। ठीक है, क्यों सही हो गया? क्योंकि यहाँ पे पोजेशन दिखा रहे हैं फ्रेड का, है ना, फ्रेड का न्यू बंगलो है। ठीक है, न्यू बंगलो है, अच्छा, बंगलो के लिए भी यूज हो सकता है। और गो वर्ब आ गई है, ठीक है, preposition टू आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है, तो बंगलो की जगह आप होम भी यूज करोगे, ऑलमोस्ट वही है। तो जहाँ पे रहने वाने की जगह होती है वो होम होता है, बंगलो होता है, सेम बात है। तो यानी कि पॉजिटिव केस आ जाता है इन वर्ड से पहले, तो preposition टू का यूज कर सकते हो, या कोई भी preposition रिक्वायरमेंट है यूज कर सकते हो। मोर ओवर व्हेन अ वर्ड होम इज यूज्ड टू मीन अ प्लेस वेयर समवन लिव्स और वर्क्स, ठीक है, और वही है, ठीक, अगर होम का मतलब वही तो होता है कि भाई जो कहीं रहता है, काम करता है। अब preposition एट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ड होम, ठीक है, ये भी तो मैटर करता है कि आप होम के साथ कौन कौन सी preposition लगा सकते हो। एक तो आपने preposition देख ली कि होम के साथ preposition टू आ जाती है ना, पिछले कुछ सेंटेंसेस में देखा था और यहाँ पे भी देखा था, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की बात होती है, गो की, है ना। preposition के साथ साथ है ना एक वर्ब और आ जाती है जो कि एट, ठीक है, जो कि एट, और वो कब आएगी? जब आप किस तरीके से यूज करोगे सेंटेंस को कि भाई यहाँ पे वो बैठा हुआ है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो रह रहा है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, मैं बोलूंगा माई ब्रदर इज एट होम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माई ब्रदर इज होम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। यानी कि आपको preposition का ध्यान रखना है, यूं नहीं कोई भी preposition लगा दो, बिटवीन लगा दो, अमंग लगा दो, और विद इन लगा दो, विद लगा दो, होम के साथ, नहीं 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 नहीं, preposition कुछ ही यूज होती है होम के साथ, टू या एट। टू के एग्जाम्पल बता दिए, एट कब लगाओगे? एट लगाओ, मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है,
मीनिंग वो ये होना चाहिए जब आपको प्रेजेंस शो करनी है किसी की। मुझे अपने भाई की प्रेजेंस शो करनी थी, एट लगा दिया। इफ यू आर सिक, स्टे एट होम। स्टे एट होम क्यों बोलते हैं, स्टे एट होम क्यों बोलते हैं, स्टे इन होम क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि स्टे के साथ एट लगता है और होम के साथ एट लगता है बेसिकली। ठीक है, तो होम से आने जाने की बात कर रहे हो, घर से आने जाने के लिए तो प्रेपोजिशन टू, लेकिन वहां पे रहने या वहां पे रुकने के लिए बोलोगे तो प्रेपोजिशन एट का यूज करोगे। ठीक है, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, पहले ही बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, बता दिया जो बताना था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है प्रेपोजिशन टू। प्रेपोजिशन टू जो होता है इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ब। देखो सिंपल सी बात है, आपको ये पता रहना चाहिए कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांचों पता रहने चाहिए। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद कौन सी वर्ब लगती है। अगर मैं बोलता हूं कि भाई, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रपोजिशन के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। अगर प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ब का यूज हो रहा है तो वहां पे आईएनजी फॉर्म लगती है हमेशा। एक्चुअल में वर्ब नहीं होता, वो जेरंड बन जाता है। जेरंड मतलब नाउन का फॉर्म ले लेता है। जैसे एग्जांपल अगर हम बोलता हूं कि भाई वो आ रहा है खाना खाने के लिए, ठीक है, तो मैं बोलूंगा या वो आ गया खाना खाने के लिए, ही हैज कम, ठीक है, फॉर ईटिंग या हैविंग। ठीक है, दोनों सही है। अब यहाँ पे मैंने फॉर जो कि एक preposition है, उसके बाद वर्ब का यूज करा है। अगर यहाँ पे मैं ईट लिखता या हैव लिखता तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि preposition के बाद केवल जो वर्ब यूज होगी वो आईएनजी फॉर्म में ही होगी। ठीक है, ये बात गांठ बांध लो। ठीक है, अब दूसरी बात, केवल एक preposition होती है टू। केवल एक preposition होती है टू, जिसके बाद आपकी हमेशा आ सकती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि सभी prepositions में केवल टू ही एक ऐसी preposition है जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी सभी prepositions के बाद इसके अलावा आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़े, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे शी वांट्स टू लीव हेयर। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बोला कि preposition टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन उसमें एस ई एस, डी डी, आईएनजी फॉर्म नहीं होना चाहिए। आईएनजी फॉर्म तो बता दिया था। आईएनजी फॉर्म के साथ साथ ये भी नहीं होना चाहिए वर्ब्स के साथ। सिंपल रूट फॉर्म लगेगी, सिंपल रूट फॉर्म। जैसे शी वांट्स टू लीव हेयर, अगर मैं बोलता हूँ गलत हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे एस लगा रखा है, तो कैसे बनेगा? शी वांट्स टू लिव हेयर होगा, लिव हेयर नहीं लीव हेयर। अच्छा, यहाँ पे लीव नहीं होगा, लिव ही आएगा। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हो जाता कभी कभार। लिव होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? लिव्स होगा। ठीक है, तो शी वांट्स टू लिव हेयर होगा, ना कि शी वांट्स टू लिव्स हेयर, ये गलत फॉर्म है। ही वॉज आस्क्ड टू स्टडी इंग्लिश, तो यहाँ पे ये क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं आ सकती है टू के बाद। टू के बाद कैसे बनेगा? रूट। ही वॉज आस्क्ड टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, एमिली वेटेड टू मीटिंग मी, आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी प्रेपोजिशन टू के बाद। कैसे बनेगा? एमिली वेटेड टू मीट मी। तो इस तरह को ध्यान रखना है क्या? फॉर्म्स ऑफ अ प्रेपोजिशन, ठीक है, सॉरी, फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब आफ्टर प्रेपोजिशंस। ठीक है, आगे बढ़े। अब है आपका अपार्ट फ्रॉम अ प्रेपोजिशन टू, द रेस्ट ऑफ द प्रेप फॉलोड बाय द वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वही है, मैंने आपको बता दिया पहले ही कि प्रेपोजिशन टू के अलावा जितनी भी वर्ब्स हैं, सॉरी जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं, उनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। केवल और केवल प्रेपोजिशन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, रूट फॉर्म लगती है वर्ब की। ठीक है, तो देख लो और भी एग्जांपल्स हैं। ही बॉट दिस नोवेल फॉर रीडिंग अ स्टोरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? वह नॉवल लाया क्या करने के लिए? स्टोरी रीड करने के लिए। तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो आईएनजी फॉर्म है ना? और भी एग्जांपल्स, फ्रेड विल मीट मी आफ्टर लीविंग द कॉलेज। फ्रेड मुझसे मिलेगा क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? कॉलेज, सॉरी एक सेकेंड, या सॉरी फॉर द इंटरप्शन। फ्रेड विल मीट मी आफ्टर लीविंग द कॉलेज। फ्रेड मुझसे मिलेगा कॉलेज छोड़ने के बाद, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, फ्रेड मुझसे मिलेगा कॉलेज छोड़ने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आफ्टर क्या है आपको पता है? प्रपोजिशन है, तो इसके बाद क्या आ गया आपका? लीविंग, जो आईएनजी फॉर्म है किसकी? लीव की, वो आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यू कैन नॉट गो आउटसाइड विदाउट आस्किंग फॉर अ परमिशन। अब ये भी देख लो, विदाउट भी एक तरह का क्या है? आपकी डबल प्रपोजिशन है, तो इसके बाद भी क्या आएगा आपका? आईएनजी फॉर्म ही आएगा। ठीक है, तो सभी प्रपोजिशन के साथ अगर कोई वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में आएगी, अपार्ट फ्रॉम प्रपोजिशन, एक्सेप्ट प्रपोजिशन। ठीक है, एंड विद दिस अपना कंप्लीट हो गया है प्रपोजिशन का जो ओमिशन पार्ट है। ठीक है, एंड आज हमारा कंप्लीट हो गया प्रपोजिशन। अब बस हमने क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू मीट सून। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू व्हाट डू व्हाट
हमें क्या करना है, प्रपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज़ हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो सभी रिवीजन करने के बाद अगर एक बार आप वीडियो देख लेते हो किसकी, क्वेश्चंस की, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा आपके, और यू विल गेट टू नो कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है? तो आज इतना ही, ठीक है? एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टुडेज़ सेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप का टाइम हो गया। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड हasta la vista।